वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वीकली इन्वेस्टमेंट पॉडकास्ट की 10th एपिसोड है। इसको बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और यासीन ट्रैवल कर रहा था। इस पॉडकास्ट को मैं और यासीन दोनों मिलके डिलीवर कर रहे होते हैं। यासीन कनाडा में होते हैं, मैं यूएई में होता हूँ और हम लोग एक दूसरे से जो मार्केट की न्यूज़ होती है उसको डिस्कस करते हैं। एंड ये उनके लिए बेहतर है जो लोग मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं या लेट्स से ओवरऑल फाइनेंशियल न्यूज़ जो जो आ रही होती हैं एक वीक के अंदर उसको ट्रैक करना चाहते हैं। आई होप कि हम अब कंसिस्टेंट रहें इसके अंदर क्योंकि लास्ट 2-3 वीक से नहीं जा पा रही थी ये वीडियो। डू लेट मी नो हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसको उसमें आप बताएं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जो जो आप बोल रहे होते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। वली सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, हाउ आर यू? ठीक ठाक, बिल्कुल। अपॉलॉजीज़ फॉर ऑडियंस कि हमने 2-3 वीक का ब्रेक ले लिया क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल था उतना बिजी था और फिर तुम भी ट्रैवल कर रहे थे। तो थोड़ा सा यार बताओ हमने कि बहुत हम ट्राई की लोग। कि हम जो है ना हाँ, इसमें कंसिस्टेंट रहें, लेकिन वो टाइम जोन ऐसा हो गया था वो कि मुश्किल हो गया था। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और फिर उसके बाद वापस आने के बाद भी थोड़ा सा जो है वो चीज़ें काफ़ी हैपोजेट चल रही थी। इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो, ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो, तो हम ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता था कि कहीं से भी बैठ के कर लें, बट वो हम्म पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में भी जो है वो टाइम सिंक नहीं हुआ, तो होपफुली कि हम इसको कंसिस्टेंट रख सकें दोबारा से। बट दिस इज़ बिल्कुल, वीकली फ्रॉम आवर साइड। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अभी बीच में बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि ये जो ले-ऑफ्स हुए हैं रिसेंटली और काफ़ी बड़ी तादाद में ले-ऑफ्स हुए हैं। तो उस पे थोड़ा सा बताओ कि तुमने इस पे काफ़ी कवर किया था बीच में कि ओरेकल की तरफ से भी न्यूज़ आई थी, फिर सेल्सफोर्स की तरफ से भी न्यूज़ आई थी और ये ज़्यादातर जो है वो एआई ड्रिवन ले-ऑफ्स हैं। हालांकि बहुत से सीईओज जो हैं वो अर्निंग्स में ये कहते हैं कि भाई एआई की वजह से जो है हम जॉब स्किल नहीं कर रहे, लेकिन रियलिटी में ऐसा हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो तुम्हारी क्या अपडेट्स हैं अब तक? यार इवेंचुअली ऐसे ही है, जो ऑल्दो के हर तरह का कैंप है इसके अंदर कि आप एआई, whoever इज नॉट यूजिंग एआई इज गोइंग टू बी लेड ऑफ और लेट्स से लेट गो ऑफ। बट प्रॉब्लम तो हर सूरत में है। एआई अगर कोई एम्ब्रेस नहीं कर रहा है कोई एम्प्लॉई, तो वो इवेंचुअली वन फाइन डे उसको पता चलेगा कि वो ले ऑफ्स का सीन बन सकता है उसके साथ। अभी जैसे ओरेकल के साथ आया, मुझे नंबर्स नहीं पता ओरेकल्स के, बट आई थिंक 2000 के करीब लोग उसमें ले ऑफ हुए हैं। अब जब ओरेकल जैसी कंपनीज हो गई या लेट्स से उसके अंदर अमेजोन पहले आ चुका है, गूगल भी था इसके अंदर, हर तरह की कंपनी है जिसने ले ऑफ किए हैं, बिग टेक कंपनीज जिन्होंने ले ऑफ किए हैं। तो एआई जो है वो अपनी फुल फोर्स से आ रहा है। और अब मैं इनफैक्ट अभी मुझको एक मेरी वाइफ दिखा रही थी इंस्टाग्राम रील, मैंने देखते ही बोला भाई ये एआई से, इसके ऊपर रिलाई नहीं करो। और इतनी ज़्यादा मैं फाइनेंस स्पेस के अंदर देख रहा हूँ आजकल कि इतनी रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। मतलब कुछ दिनों में मेरा क्लोन शायद बनकर सामने आ रहा हो और किसी ने अपना पेज बनाया हो कि भाई ये मेरा कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लें। या लेट्स से मेरा ये मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ। मतलब आप सोचें ना कि वो जो पैट्रिक बेट डेविड है उसका, वैल्यूटेनमेंट का, और मैंने वॉरेन बफे की भी देखी हैं, मैंने पीटर लिंच की भी देखी हैं, मैंने रॉबर्ट क्यूसाकी की भी देखी है। मतलब हर हम्म बंदे, जो मशहूर बंदा है, हर बंदे की एक रील मुझे नजर आई है। अच्छा, पहली दफा में लगता है कि यार सही बंद वो बाकी सामने वाला बंदा सही है, बट थोड़ी सी देर आप उसको देखें तो पता चलने लगता है कि वो क्लोन बना हुआ है। अब हम्म मुझ जैसा बंदा करंटली तो समझ जाता है कि एआई है कि नहीं है, बट बाय द टाइम कुछ दिनों बाद ये ऐसा होगा कि बिल्कुल नहीं पता चल सकेगा कि आप एआई से इंटरेक्ट कर रहे हैं या कोई रियल पर्सन है एट द बैक। बल्कि मैं शार्क टैंक अमेरिका देख रहा था, अमेरिका था मेरे ख्याल से, हाँ। उसके अंदर एक बंदे ने पिच किया था कि वो बंदा सो रहा है, उसने पूरा ये सेट बनाया था वहां पर शार्क टैंक के सेट के ऊपर कि वो सो रहा है और उसका क्लोन जो है ना वो जूम के ऊपर कॉल ले रहा है। और उसने फिर वो उठ के बताया कि भाई ये मैंने जो स्टार्टअप है मेरा, वो ये मेरा अपना क्लोन बना हुआ है और कोई भी बंदा अपना क्लोन बना सकता है। और अगर ऑफिस के अंदर मीटिंग करनी है तो आप आराम से, ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होगी और आप जो भी इंटरेक्शन होगी वो आपके प्रीवियस डेटा की बेसिस पे वो ट्रेन हो जाएगा मॉडल, और आप कर सकते हैं। और आप जो भी साइड में करना चाहें कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप नहीं, अब आपको आना है, तो आप उसमें कपड़े भी आप वही पहन लेंगे जो आप अब ऑनलाइन होने होने के टाइम पर एक्चुअल में पहन रहे होंगे। सो इस लेवल के ऊपर जब एआई आ रही होगी तो आप सोचें किस किस पॉइंट पर आपको रिडंडेंसीज मिल सकती हैं। सो हम्म ये तो एक रियलिटी है मेरे ख्याल से। मैंने रिसेंटली बहुत सारे लोगों से बात की है जो एआई स्पेस में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और उन्होंने अपनी एआई स्टार्टअप्स क्रिएट कर दी हैं। और छोटी छोटी, मतलब मुझे एक साहब मिले, वो बता रहे थे मुझको कि भाई एक प्रॉम्प्ट एआई का, वो उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट दिखाया, मेरे नेबर ही हैं वो उन्होंने प्रॉम्प्ट दिखाया, 400 लाइन का प्रॉम्प्ट था वो।
सो यू कैन इमेजिन कि वो किस लेवल के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो उन्होंने अपने प्रॉम्प्ट्स की बेसिस के ऊपर, पूरी कंसल्टेंट है एक बड़ी कंपनी के अंदर, सो अपने प्रॉम्प्ट्स की बेसिस के ऊपर वो सारे के सारे अपने काम कर रहे हैं। बल्कि वो क्या बता रहे थे कि हमारी कंपनी के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स लेते थे जिस पे शो करते थे कि हमारी बैकएंड के ऊपर 8 रिसोर्सेज काम कर रही होंगी, तो मैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आउटगोइंग नहीं है वो ज़्यादा, तो वो कहते हैं यार मुझे टीम में काम करने में मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि यार आप बंदे छोड़ दें, मैं क्लाइंट इंटरेक्शन मैं कर लूंगा, एक बंदा मुझे सिर्फ चाहिए होगा और बस हम उसी से काम कर लेंगे। एंड ही डिलीवर्ड दैट 4 मंथ्स प्रोजेक्ट विद वन सिंगल रिसोर्स, जबकि 8 बंदों का चार्ज किया हुआ था कंपनी ने। सो पीछे उन्होंने थोड़े बहुत दिखा दिए थे बॉट्स टाइप के कि भाई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, बट ही सेड दैट वी डिलीवर्ड दैट। और अभी तो उन्होंने डिलीवर कर दिया है इस प्राइस पॉइंट पर। अगेन वो यही कह रहा था कि यार 1 साल 1.5 साल बाद कंपनीज को भी समझ में आ जाएगा कि यार ये किस तरह से काम हो रहा है। सो हुँ। कितना काम हो रहा है, कितने एक्चुअल में बंदे हैं, तो ऑफ कोर्स रिडंडेंसीज आएंगी। अब उसके अंदर नॉर्मली लोगों को क्या करना है, वो मेरे ख्याल से एआई को एम्ब्रेस करना है और सारी चीज़ों को लेके चलना है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। इसी हाँ। बात पर वो अगर हाँ कुछ कुछ कहना बस चाह रहे मैं दो तरह की लेऑफ्स हो रहे हैं ना। एक तो ये लेऑफ्स है कि भाई एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो जहाँ अगर 10 बंदे चाहिए थे, अब वहाँ हो सकता है 2 बंदे चाहिए हों। फिर हो? एक है कि इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो रही है कि पूरी-पूरी। ये जो ओरेकल का हमने लेऑफ्स हमने देखा है, ये बेसिकली उन्होंने पूरी की पूरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट कर दी है टुवर्ड्स डेटा सेंटर्स। तो वो मास लेवल के ऊपर डेटा सेंटर्स बना रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होती है। तो उन्होंने देखा कि जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट हम पुल कर सकते थे, वहाँ से उन्होंने पुल करके उसको वहाँ डाइवर्ट किया। तकरीबन $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ज़िक्र आया। तो ये जो लेऑफ्स चाहिए ना, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पुल होने की वजह से चाहिए। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो दूसरी तरह के लेऑफ्स हो रहे हैं ना, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ही जा रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सेलरेटिंग, कि वहाँ हम देख रहे हैं कि जो लेस प्रॉफिटेबल बिजनेसेस थे इन कंपनीज के, वो वहाँ से श्रिंक कर रहे हैं, और जहाँ उनको हम्म फ्यूचर ग्रोथ नज़र आ रही है, और वहाँ पे सारा का सारा फंडिंग जा रही है। वो एआई के अम्ब्रेला की बेसिस के ऊपर सब कुछ जो है वो इस वक्त हम्म। एआई के नाम पे जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है कि आप एआई को एक्सक्यूज बना कर ले ऑफ्स करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, इतने बंदे ले ऑफ कर देंगे तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एक्सेंचर और पीडब्ल्यूसी और इस तरह की जो बिग फोर कंपनीज भी हैं, वो इस वक्त इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़ो, वो इस वक्त परेशानी के हाल में है कि उनको उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जिस तरह के किसी ज़माने में मिला करते हम्म। थे। वो तो इंटरेस्टिंगली सबसे वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट ही बेसिकली नॉलेज थी ना। हाँ, उन्होंने नॉलेज थी नॉलेज बिल्कुल। नॉलेज सेल करना था। अब वो नॉलेज तो एआई बहुत इजीली लेके आ जाएगी, तो उनको वो उस तरह के कंसल्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है जो कि बैठ के स्लाइड डेक बना के जो है वो प्लान पेश करें। हाँ, एग्जैक्टली exactly। इसमें हम्म। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी रिसेंटली वो ट्रम्प का जो इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर ट्रम्प ने बिग बिग टेक कंपनीज जितनी भी हैं यूएस की, उनको बिठाकर एक मीटिंग की है डिनर टेबल पर। तो उसमें मेलेनिया भी थी, उसकी वाइफ, एंड देन देर आर मेनी अदर पीपल, जिसमें ओरेकल की सीईओ थी और गूगल का सीईओ, सिवाय मेरे ख्याल से एनवीडिया और एलॉन मस्क के। एनवीडिया का सीईओ जेंसन नहीं था और एलॉन मस्क नहीं था, टेस्ला और स्पेस एक्स का सीईओ, बाकी सारे लोग वहीं पर मौजूद थे। तो उसका एक एजेंडा था वहाँ पर, अपार्ट फ्रॉम एआई, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, वो तो पैसों पे बात करता है। तो वो सबसे वही पूछ रहा था कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ यूएस के अंदर। तो उस सबसे पहले मेरे ख्याल से टिम कुक से क्वेश्चन किया था उसने, यही क्वेश्चन कि भाई कितने पैसे लेके आ रहा हो। तो उसने तो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन है टिम कुक, वो बड़ी तमीज से बात करता है, उसको पता है कि एक वर्ड किस तरह से बोलना है। तो उसने बोला था तकरीबन $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है एप्पल की तरफ से। तो बड़ा खुश हुआ ट्रम्प कि बहुत अच्छी अमाउंट है। अच्छा, वो देखकर जो है ना, मुझे लग रहा था बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो इंटिमेट हो गए थे। उन्होंने कहा था कि यार अब ये जो बात इसने कर दी है, अब हमारे ऊपर भी यही क्वेश्चन आएगा और हमसे भी पूछा जाएगा। तो सबने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी शायद। तो मेरे ख्याल से गूगल से पूछा था तो उन्होंने $60 बिलियन कहा था, 60-75 बिलियन के करीब कहा था। और भी लोगों से पूछा था उसने। इवेंचुअली जब वो मार्क जकरबर्ग पे आया, तो मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वो एकदम से सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शायद थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी हो इसके अंदर, बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उससे ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो उसने अपनी तरफ से एक फिगर बना दी कि भाई $600 to $800 बिलियन हम 28 तक इन्वेस्ट करेंगे। तो वो बहुत खुश हुआ ट्रम्प अगेन कि यार ये तो बहुत अच्छी अमाउंट है, दे डूइंग वेरी वेल फेसबुक और ये वो। तो उस पे फिर आखिर में जब ये सब बात बात खत्म हो गई थी, फिर डिनर शुरू हो गया था, तो उनका माइक ऑन था। तो माइक ऑन था, तो जकरबर्ग ने उसको बोला ट्रम्प को कि आई एम सॉरी बट इफ यू वर रेफरिंग टू दिस, बट आई डिडंट नो अबाउट दैट, आई जस्ट मेड अप दिस नंबर।
तो वो हंसने लगा ट्रम्प, उसने बोला मेलिनिया की तरफ देख कर के भाई वो ये मुझे बोल रहा है कि इसने नंबर मराए हुए हैं, कोई ऐसा इनका प्लान पता नहीं है कि नहीं है। तो इतना ज़्यादा इंटिमिडेट कर देता है ट्रम्प कि बंदा बोलने पे मजबूर हो जाता यही है तो उसकी जिस तरह सुपर की भी पावर है बात हो। कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है हर मीटिंग के अंदर। हाँ वो क्या बोल दे अगले को नहीं पता होता। हाँ। और वो अब वही बात है कि अच्छा, मैं स्टॉक मार्केट सबसे बोलता हूँ स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई देखो, जब तक ट्रम्प है ना और इसका एंड नहीं हो रहा टर्म का, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प किसी भी तरह से अपनी लेगेसी ये छोड़ के जाएगा, क्योंकि वो बंदा लेगेसी वाला है। उसको नोबेल प्राइज चाहिए, उसको जो है वो स्टॉक मार्केट ऊपर चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको बड़े बड़े नंबर चाहिए। तो वो ये कभी भी लेगेसी नहीं छोड़ सकता कि स्टॉक मार्केट उसके टेन्योर के अंदर नीचे जाए। तो उसने वो सत्य नडाला से पूछा कि यही बात क्वेश्चंस कर रहा था, तो उसने शुरू में जो उसने अपनी बात की, तो उसने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग रियली वेल, मेरे पास स्टॉक थे $28 के, आज वो $500 के हुए हैं। तो उसका शुरू ही जो है ना वो पैसों से, स्टॉक से और इस तरह की बातों से होता है। अपनी तो मैं सबको इन्वेस्टमेंट को बोलता हूँ वो। कि भाई वो हाँ, ट्रम्प के होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अप एंड डाउन आएंगे, उसके लेकिन ये स्टॉक पूरी मार्केट फैमिली नीचे नहीं इन्वॉल्व है जाएगी। ना, उसके जो बेटे हैं हाँ। वो तो हम्म। क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और इतनी जो पंपिंग एग्जैक्टली। डंपिंग हो रही है ना, वो सब उनके बेटे पैसा बना रहे हैं सारे। हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसी पे अगर हम उस पे आए जो 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 रिसेंटली इथेरियम के साथ हुआ है, जो मतलब पंप एंड डम तो एक चीज़ है, लेकिन इथेरियम में ये जो रिसेंट रैली आई है ये पंप एंड डम तो नहीं लग रही है। तो इसमें क्या सिनेरियो है, कुछ नहीं। इसका आइडिया है? हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो बेसिकली तो जो मेन ड्राइवर है ना उसका वो है उसके ईटीएफ के अंदर इनफ्लो आ रहा है। और ईटीएफ तो ऑलरेडी लास्ट, बल्कि इसी साल जो है शुरू में वो अप्रूव हो गया था। लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ जो भी पेंडिंग है वो ये है कि एक चीज़ उसमें होती है स्टेकिंग। स्टेकिंग कहलाती है कि आप अपने इथेरियम कॉइन्स को जो है ना वो लॉक कर देते हैं नेटवर्क के ऊपर, और उसके वजह से जो है ना आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ इथेरियम कॉइन्स। वो एक तरह से यील्ड आप उसको कह सकते हैं, 3 to 6% आपको मिलती है। तो उसका अप्रूवल अभी बाकी है एसईसी की तरफ से आना, और बहुत ज़्यादा जो रूमर्स है वो ये है कि वो अप्रूव हो जाएगा, और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर जितने भी बड़े बड़े जो पेंशन फंड्स हैं, जो हेज फंड ओनर्स हैं, वो फिर अपना अपना पैसा जो है वो इस ईटीएफ के अंदर डालेंगे, क्योंकि इससे यील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जो कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन से ज़्यादा इसमें इनफ्लो आएगा, क्योंकि ये बेसिकली यील्ड जनरेट कर रहा है। तो उसकी एंटिसिपेशन में काफ़ी एक तो इन्फ्लो जा रहा है ईटीएफ के अंदर, एक तो ये डिमांड की वजह है। और दूसरा ये कि जिस तरह माइक्रो स्ट्रेटेजी ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि भाई हम जो है वो क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनीज फॉर्म करेंगे, जिसमें हम अपनी बैलेंस शीट पे क्रिप्टो कॉइन्स रखेंगे, आई बिटकॉइन, और उसकी बेस के ऊपर जो है हम अपनी फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट इस तरह से बनाएंगे कि स्टॉक जो है उस की वजह से परफॉर्म करेगा। तो माइक्रो स्ट्रेटजी ने ये करके दिखाया कि उन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को रख के जो है ना वो, और वो भी बेसिकली लेवरेज के ऊपर बिटकॉइन खरीदे थे, यानी कि वो बेसिकली लो इंटरेस्ट रेट पे डेट लेके बिटकॉइन एक्वायर करता था, और अपनी बैलेंस शीट पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखता था। तो उससे होता यह था कि स्टॉक प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती थी। तो उसी को देखा देखी बहुत सी कंपनीज ने अब ईथेरियम के साथ ये काम शुरू किया है। तो एक बड़ा मशहूर बंदा है टॉम ली के नाम से, जो वॉल स्ट्रीट में एक हेज फंड मैनेजर रह चुका है। तो उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की है बिट माइन के नाम से, और वही भी यही काम कर रही है। वो बेसिकली जो है डेट लेके इथेरियम बाय कर रही है और अपनी बैलेंस शीट पे रख रही है। तो उससे हो ये रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है ना वो इथेरियम की वजह से मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ रहा है। तो एक तो फिर दूसरी दूसरी वजह ये है कि वहाँ से फिर जो है इन्फ्लो आ रहा है इथेरियम के अंदर, और ये दो चीज़ें बेसिकली ड्राइव कर रही हैं मोमेंटम। तो और इथेरियम का जो एक्सपेक्टेशन ये है कि यील्ड की बात की थी, हाँ, वो कोई आइडिया है कि कितनी यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें रेंज है बेसिकली 3 to 6%। मैंने पढ़ा था भी यहाँ पे कि वो हम्म। जनरेट होती है, और बेसिकली वो होता ही है कि आप अपने इथेरियम कॉइन्स को लॉक कर देते हैं, और लॉक होने से एक चीज़ ये भी होती है कि सप्लाई जो है ना उसकी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑन एवरेज 30% जो इथेरियम इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेकिंग में लॉक हुए हुए हैं। तो दैट मीन्स 70% सिर्फ अलाउ हैं आपको ट्रेड करने के लिए। तो हम्म। अगर एसईसी जो है वो उसको अप्रूव कर लेती है, तो फिर मज़ीद लोग जो है अपने अपने इथेरियम जो है वो लॉक करेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जो है इसकी वो मज़ीद और श्रिंक होगी। तो जिसकी वजह से प्राइस का ऊपर बढ़ने का दोबारा चांस है। तो ये जो मोमेंटम है ना, ये मल्टीपल चीज़ों की वजह से हो रहा है। और ऑफ कोर्स उसमें स्टेकिंग इन्वॉल्व है, उसमें ईटीएफ के अंदर इनफ्लो इन्वॉल्व है, और फिर ये जो बिटमाइन जैसी कंपनीज हैं जो नई नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी इन्फ्लो आ रहा है। तो ये एक मेन ड्राइवर है जिसकी वजह से अभी अगस्त के महीने में जितना इन्फ्लो ईटीएफ में आया है इथेरियम के, वो उसने बिटकॉइन के इन्फ्लो को भी सरपास सरपास कर दिया है।
यानी कि पहले हम देख रहे थे कि बिटकॉइन ही जो है वो ईटीएफ के अंदर इन्फ्लो आ रहा था, लेकिन इथेरियम ने अगस्त के महीने में बिटकॉइन के ईटीएफ को भी जो है वो सरपास कर दिया। दैट मीन्स कि काफ़ी इसमें डिमांड है और मोमेंटम है, जिसकी वजह से इथेरियम जो है वो ऊपर जा रहा है। तो अगेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिमांड क्रिएट कर रही हैं इस वक्त। अच्छा, बिटकॉइन ने कोई अपनी रैली शो नहीं की जब इथेरियम ऊपर जा रहा था, बल्कि बिटकॉइन तो इनफैक्ट अपने हाई से नीचे चला गया, हाँ, $111,000 पे आ गया। उसकी यही तो वजह है कि उसका जो जो पैसा वहाँ जाना था ना, वो फिर डाइवर्ट हो गया इथेरियम की तरफ। और कुछ बड़ी बड़ी जो इनको कहते हैं वेल्स, से मुराद ये होती है कि ये वो वॉलेट्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना कॉइन्स मौजूद हैं। तो कुछ वेल्स ऐसी नज़र आई जिन्होंने बिटकॉइन को सेल करके अपना फंड जो है इथेरियम के अंदर डाला है। तो वो फंड्स बेसिकली डाइवर्ट हुए बिटकॉइन से इथेरियम की तरफ, जिसकी वजह से बिटकॉइन की परफॉर्मेंस हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। राइट, 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 राइट। अच्छा, इसी के बाद वो जो रिसेंटली स्टॉक मार्केट में भी रैली आई। अच्छा, हर चीज़ में रैली आ रही है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ ही ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, यू नेम इट। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी मार्केट भी ऊपर ही जा रही होगी। आई डोंट नो अबाउट कनाडा, बाय द वे, आजकल क्या चल रहा है प्रॉपर्टीज़ का? प्रॉपर्टी मार्केट तो खैर कनाडा में बहुत इस वक्त स्लो है, बल्कि कहना चाहिए कि स्लोएस्ट है लास्ट 20-30 ईयर्स के अंदर। यानी कि इतनी अच्छा। ट्रांजैक्शन कम हमने कभी देखी नहीं, और उसकी वजह बेसिकली इकॉनमी है। कनाडा की इकॉनमी जो काफ़ी डेड है, और अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% पर चले गया, जो कि आई थिंक लास्ट 30 ईयर्स के बाद से अब तक इतना हाई जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखा नहीं है। तो कनाडा की सिचुएशन तो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में जो मोमेंटम इस वक्त आया है वो यही आया है कि एक्सपेक्टेशन है कि भाई फेडरल रिजर्व ने इस दफ़ा रेट कट करना है। सितंबर 17 में को उनकी मीटिंग है। और और अभी जो रीसेंट जॉब नंबर्स आए हैं उससे भी हमें ये पता चल रहा है कि जो लेबर मार्केट है वो वीक हो रही है। और लेबर मार्केट सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अगर लेबर मार्केट वीक हो रही है, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का चांस है। देन मोस्ट लाइकली फेडरल रिजर्व जो है रेट कट करेगा, और रेट कट हमेशा जो है ना वो बुलिश होता है जो रिस्की एसेट्स होते हैं उनके लिए। तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो पहले से जो है ना मोमेंटम अपना शुरू कर देती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में है ऑलरेडी, उसकी वजह से ही जो है ना मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो जब रेट कट हुँ। की अनाउंसमेंट होगी उस वक्त इतना शायद उस टाइम पे कुछ नहीं फ्लो होगा ना या करेगा, थोड़ा बहुत ही क्योंकि होगा। मार्केट हाँ। फ्रंट रन कर चुकी है ऑलरेडी। तो मोमेंटम हुँ, ऑलरेडी आ चुका है। तो हुँ। इसकी वजह से जो है वो हर चीज़ ऊपर जा रही है, क्रिप्टो भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड भी ऊपर चले गया है। लेकिन जो कनाडा की सिचुएशन है वो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट है, क्योंकि कनाडा में खैर कनाडा की जो स्टॉक मार्केट है वो तो यूएस के साथ ट्रैक करती है, लेकिन जो हाउसिंग मार्केट है वो तो बहुत बुरी तरह से इस वक्त फ्लैट है। अच्छा, तो रेट कट्स जो होते हैं नॉर्मली मैं देखता हूँ, ना सिर्फ रेट कट बल्कि और भी जैसे कंपनीज अनाउंसमेंट होती है ना, बहुत सारे लोग नए नए आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो कहते हैं यार कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। ये बात तो मेरे साथ भी 2013-14 में समझ ली थी मैंने कि यार ये कंपनी जो आपकी इवेंचुअली जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ना हो तो आपके स्टॉक वहीं पर रहते हैं या नीचे चले जाते हैं कभी कभी, ऑल्दो कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। और उसका रीज़न ये हम्म। होता है कि कंपनी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है इन्वेस्टर्स की तरफ से, बट वो रिजल्ट में हो सकता है थोड़ा सा कम प्रॉफिट दिखा दे। इसी तरह से अगर हाँ, रेट कट नहीं होता, कब बाय द वे कब है डेट इसकी रेट कट की? September 17th। सितंबर 17, राइट। और अभी हम 8 सितंबर को वीडियो बना रहे हैं, तो 10 दिन बाद जो है ये सिनेरियो पता चल जाएगा। बट अगर रेट कट नहीं होता तो हो सकता है फिर स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे आ जाए एकदम से, हाँ, बहुत ज़्यादा। हालांकि 0.25% बिल्कुल। है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है। जस्ट अ क्विक ब्रेक, क्योंकि मेरा चैनल यूजुअली एक्सपर्ट्स देखते हैं, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इस तरह की जगहों से होते हैं। और जो लोग व्यू कर रहे होते हैं वो तो या तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, या फिर वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं। उन लोगों को जब अपने बैक होम पैसे भेजने होते हैं तो उनके लिए 2 प्रायोरिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि जो उनका रेट है वो बेस्ट इन क्लास रेट हो, उससे अच्छा रेट कोई और ना दे सके। दूसरा ये कि जो पैसे भेज रहे हैं वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ, या फिर उनके रिलेटिव्स के अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएँ। तो जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, और उसके थ्रू जब भी मैंने पैसे भेजे हैं, क्विक रिसीव हुए हैं और बहुत बेहतर रेट्स मिले हैं कंपेयर टू अदर्स। सो विदाउट फर्दर डू, अगर आपको पैसे भेजने हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके जब आप पैसे भेजेंगे तो आपको समवेयर बिटवीन $10 टू $15, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त की होंगी, वो आपको मिलेंगे पहले ट्रांसफर के ऊपर। सो डोंट वेट एंड मेक योर फर्स्ट ट्रांसफर नाउ। बेसिकली सिंबॉलिक इफेक्ट होता है ना। हालांकि 0.25 से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक सेंटिमेंट जाता है मार्केट के अंदर कि भाई फेड जो है अब वो अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है ना मार्केट मूव करती है। तो और ये भी होता है कि फिर रेट कट होने के बाद वो फेडरल रिजर्व की जो प्रेस रिलीज है वो क्या कह रही है।
उसमें वो जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं ना वो बाकायदा पूरे पूरे वर्ड्स को देखते हैं कि उन्होंने क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उसकी वजह से वो फ्यूचर की जो मूव है ना उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम्म अक्सर ये भी होता है कि रेट कट उन्होंने अनाउंस तो किया, लेकिन जब दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट टोन इस्तेमाल की, तो वो हम्म मार्केट को ना रिवर्स कर देती है। तो ये दोनों चीज़ देखने की हम्म ज़रूरत होती है कि रेट कट का जो डिसीजन है वो क्या है, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोपहर में फेडरल रिजर्व की चेयर की तरफ से, वो उसमें क्या टोन यूज़ हो रही है। अगर वो टोन डविश है दैट मीन्स मार्केट जो है वो डम करेगी, लेकिन अगर वो हॉकिश है, सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, अगर वो हॉकिश है तो मार्केट डम करेगी, अगर डविश है तो मार्केट फिर पम करेगी उसकी वजह से। मतलब अगर तो उन्होंने ये रेट होता कट है। कर भी दिया एक दिन एक दिन और अगले दिन उन्होंने कहा कि रेट कट अभी हम कर तो रहे हैं बट वी आर जस्ट वाचिंग द मार्केट एंड प्रोबेबली वी विल रिव्यू दिस इन द नेक्स्ट मीटिंग, तो फिर हो हाँ सकता है वो मार्केट कहे कि नहीं यार बिल्कुल, ये तो कुछ भी फिर हो हो सकता सकता है है। मार्केट शायद बैलेंस रहे, ना वो नेगेटिव शो करे ना पॉजिटिव शो करे, क्योंकि मार्केट हम्म ऑलरेडी फ्रंट रन कर चुकी है इन एंटिसिपेशन ऑफ रेट कट, यानी कि जो मोमेंटम हम्म अभी आया है ना वो रेट कट की वजह से आ चुका है। अब वो मार्केट वेट करेगी भाई अब डिसीजन क्या आना है। अगर वो रेट कट कर देते हैं और अगर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नेगेटिव आती है दैट मीन्स मार्केट फिर बैलेंस रहेगी। लेकिन अगर वो रेट कट नहीं करते और उनकी जो टोन है वो भी नेगेटिव आती है देन फिर मार्केट डम करेगी। तो हम्म। अच्छा, ये मेरी रेट कट से एनालिसिस है। फर्क हाँ। पड़ता है बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है, मतलब हम यूएई में रहते हैं तो यूएई में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि सारे के हाँ। सारे क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स और हाउस मॉर्गेजेस, आपके प्रॉफिट रेट्स, ये सारे के सारे उससे लिंक्ड होते हैं। अभी बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, यानी कि 6-6% का मंथली रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, उसमें भी ये होता है कि जो आपको वो मंथली रिटर्न में मेरा मतलब है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर मंथली लॉक करने की बात करते हैं। तो हम्म। एक बैंक को मैं जानता हूँ, वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप सैलरी ट्रांसफर करें बैंक के साथ और आपको 6.5% का रिटर्न मिलेगा। तो वो लेकिन फिर उसका जो फाइन प्रिंट होता है वो ये होता है कि आपको सैलरी ट्रांसफर तो करनी है, बट ये 6.5% का रिटर्न आपको साल में मिल तो रहा है, बट ये हर महीने के लिए हम रिव्यू करेंगे। तो आज आपने ले तो लिया बट वो हर महीने हम्म। बाद उसको रिव्यू करने के बाद, लेकिन ये पिछले कोई मैं देख रहा हूँ कि 8 महीने से यही चल रहा है। और उसका रीज़न यही है कि उनको अभी तक रेट कट उस तरह से मिला नहीं है। जैसे ही रेट कट मिलेगा ये 6% नीचे आ जाएगा। 6.5% बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अगर देखें तो इस तरह का रिटर्न बहुत कम जगहों पर मिल रहा है। हाँ। लेकिन इसी तरह से होता है जब और या फिर 4%, 4.5% का जहाँ पर रिटर्न मिल रहा है वो साल के लिए लॉक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पॉइंट में कहीं ना कहीं आपको जब रेट कट आएगा तो फिर आप बाद में 1 साल हम्म। बाद उसको कर सकते हैं, क्योंकि इतना ड्रास्टिक रेट कट नहीं मिल सकता। सो यस, रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगेन आई वुड कम बैक टू, अब दुबई में अगर प्रॉपर्टी मार्केट देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस वक्त भी, और रेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ज़्यादा हो कम हो, क्योंकि ऑफ प्लान वहाँ ज़्यादा तो चल रही ज़्यादा होती है कैश ट्रांजैक्शन होती है और ना। कैश बाइंग हम्म। भी बहुत ज़्यादा होती है। अब फिर भी हम्म। कम हो गई है, अब 50-50 हो गई है ऑलमोस्ट कैश बाइंग। किसी ज़माने में ये 30-70 के करीब चल रही थी कैश वर्सेस मॉर्गेज, लेकिन अब जो है 50-50 के करीब हो गई है। लेकिन यूएस के अंदर और इवन कनाडा में इस तरह की चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे इवन हम्म। ज़रा सा फ़र्क आता है, लोगों की डाउन जो लोगों की मॉर्गेज पेमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाँ इम्पैक्ट करती हैं। तो अगेन आई वुड बिल्कुल। कम बैक टू 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 रियल एस्टेट इन कनाडा के क्या सिचुएशन है वहाँ पर, क्यों मतलब अभी कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है? नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट का ताल्लुक कनाडा की जो है ना वो सिर्फ रेट कट से ही नहीं है, बल्कि जो इकॉनमी है ना वो काफ़ी ड्राइव करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनीज है ना वो हायरिंग नहीं कर रही, यानी कि अगर मास ले ऑफ नहीं भी हो रहा है तो हायरिंग भी नहीं हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक डेडलॉक्स है। तो लोगों को फिर इस बात का खौफ है कि यार पता नहीं मेरी जॉब छूट गई तो मुझे अगली जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जब ये इस तरह का सेंटीमेंट आ जाता है ना तो फिर लोग बड़ी परचेजेस नहीं करते, भले ही रेट कट हो जाए। और 0.5% से कोई इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। सेंटीमेंट वाइज शायद होता तो थोड़ा सा पड़ जाए, लेकिन ऑफ कोर्स पेमेंट पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लोगों को ये फिक्र होना कि यार पता नहीं मेरी जॉब अगले महीने रहती नहीं रहती, और अगर मैं जॉब लॉस कर देता हूँ तो फिर मुझे नई जॉब मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ जो है ना ये फिर जो सेंटीमेंट है ना वो ड्राइव करती है। तो इस वक्त सेंटीमेंट इस वजह से काफ़ी नेगेटिव है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 6-6 महीने से ले ऑफ्स हुए हैं, उनको जॉब मिली नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर कोई भी जो है ना बड़ी परचेज नहीं करेगा, भले ही जो है कितना भी रेट कट हो जाए। तो इकोनॉमी को जो है ना थोड़ा सा बेहतर होना पड़ेगा, जॉब्स की सिचुएशन थोड़ी सी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% है, यानी कि ये हाईएस्ट है फॉर द लास्ट आई थिंक 20 ईयर्स आउटसाइड पेंडेमिक। हम्म हम्म तो हम्म ये तो काफ़ी एक मेजर अपटेक है ना अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। जब तक ये वापस नहीं जाती 6 पे या 5 पे जाके सेटल नहीं होती तब तक ये सेंटिमेंट चेंज होना बड़ा मुश्किल है। तो आई राइट थिंक इसमें राइट। टाइम लगेगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक जाके कुछ थोड़ी सी बेहतरी आए, लेकिन रेट कट होने से फिलहाल कनाडा की जो हाउसिंग मार्केट पे उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गॉट इट।
अच्छा, हमारा मेरे ख्याल से इस वीक का एजेंडा ऑलमोस्ट यही हाँ, था, या इसके अलावा भी कोई यही चीज़ था। थी? यही यही था था ना? और हाँ, बल्कि यही था, हमने चीज़ें कवर कर ली हैं सारी। ठीक है। सो नेक्स्ट वीक होपफुली हम दोबारा मिलें, और रेट कट तो उस वक्त तक नहीं हो चुका होगा, बट स्टिल उसके अंदर काफ़ी नई नई चीज़ें आ चुकी होंगी, तो विल डिस्कस दैट। और लोग कमेंट के अंदर बताएं कि अगर उनको कोई चीज़ डिस्कस करवानी है, या हम हमारा व्यू लेना है, या अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स के अंदर बताएं कि इसको हम इस वीकली को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल, आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी हैं और आपकी फीडबैक की बेस पे हम जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वली, थैंक यू वेरी मच। हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़, बाय। हाफिज़। चलो भाई, हो गया। स्टॉप।